नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से अब तक पूरी दुनिया में तकरीबन 5 लाख अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। रोज पाकिस्तान के अंदर 100-125 हलाकतें रिपोर्ट होती हैं। लेकिन आज ये मनहूस कोरोना वायरस हमारे एक बहुत ही मोहतरम उस्ताद डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख को हमसे जुदा कर गया। डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख का नाम अपने अंदर एक पूरी यूनिवर्सिटी है, एक पूरी तारीख है। डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख एक तवील अरसे तक पंजाब यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के रूहे रवा रहे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज की बुनियाद रखी और वो पाकिस्तान के उन चंद असातिज़ा में थे जिन्होंने बाकायदा साइंसी बुनियादों के ऊपर जर्नलिज्म की तालीम को मार्केट ओरिएंटेड किया। उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर ऐसे प्रोफेशनल सहाफियों को अपने डिपार्टमेंट का रास्ता दिखाया ताकि उनके तलबा के लिए रोजगार के मौके पैदा हो सके। और आज ये बात पूरे वसूख के साथ कही जा सकती है कि डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख की फैमिली के लिए उनका नुकसान यकीनन नाकाबिले तलाफी है, लेकिन आज पाकिस्तान के हजारों सहाफी भी यतीम हो गए हैं। डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख की जो शख्सियत थी इतनी ज्यादा मुतनव्वो है कि दुनिया का कोई तारुफ उनकी पूरी शख्सियत का अहाता नहीं कर सकता। आज के हम इस खुसूसी प्रोग्राम में डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर सहाफी नसीम कुरैशी साहब। नसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत बड़ा नुकसान है आज पाकिस्तान का जब डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब हमें दागे मफारकत दे गए। जी नसीम साहब। जी नसीम साहब, आज का दिन मेरे समय पूरी सहाफी बरादरी के लिए सबसे मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। मुगीसुद्दीन शेख जिस शख्सियत का नाम है, उनके लिए ये कहना बहुत नाकाफी है। मतलब उनके लाखों हजारों स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त मीडिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मुगीसुद्दीन शेख जैसे अभी आपने बात की कि वो वाहिद उस्ताद है, उस्ताद अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वह उस्ताद थे जिन्होंने जर्नलिज्म को साइंसी बुनियादों पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाद में आया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में उन्होंने पहले ही बुनियाद अपनी शुरू कर दी थी। उन्होंने जर्नलिज्म को एक नई शक्ल दी। उन्होंने जब मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जब उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया, उसका नाम कम्युनिकेशन स्टडीज रखा। हमने इनसे बात की कि सर कम्युनिकेशन स्टडीज की, उन्होंने कहा आपको नहीं पता, मैं आने वाले आपसे बाद में आने वाले लोगों के लिए इसमें रख रहा हूँ। इसमें बहुत ज्यादा, ये एक नहीं कि जर्नलिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, रेडियो है, इसमें बहुत सारी स्टडीज है जो मैंने आप लोगों को करनी है। उस वक्त मुगीसुद्दीन शेख साहब जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथ कम्युनिकेशन हुआ करते थे, वो तालीम को अपना मिशन समझ के करते थे। और बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिसको बड़े जर्नलिस्ट बने हुए हैं। अगर मुगीसुद्दीन शेख साहब उस वक्त उनके हाथ ना रखते, उनके फीसों के मसाइल खामोशी से हल ना करते, वो आज इस मुकाम पे नहीं होते। मुगीसुद्दीन शेख एक इतना बड़ा आदमी, मैं अवैसे चाहूंगा सिर्फ 30 सेकंड के लिए, इस पर उनसे लाखों हजारों स्टूडेंट आपके प्रोग्राम के जरिए देख रहे हैं, सिर्फ 30 सेकंड के लिए हम उनके लिए फातिहा पढ़ लें, उनको सारे स्वाब दें, क्योंकि उनकी उन्हीं के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसमें वो लोग भी शामिल हो जाएंगे जो जनाजे में कोरोना के बायस नहीं आ सके। नहीं नसीम कुरैशी साहब, उनके लिए तो यकीनन बहुत सारे लोग दुआ कर रहे होंगे, लेकिन जो टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है जो इतने बड़े गैप का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुझे ये बताइएगा कि जब डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब डायरेक्टर बने इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज के, उन दिनों अखबार में जब सहाफियों की भर्ती के लिए इश्तिहार शाया हुआ करता था, आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, तो उसके लिए जो प्री रिक्विजिट्स होते थे उनकी तरतीब ऐसे होती थी कि एमए इंग्लिश होना चाहिए, या एमए पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, या एमए इकोनॉमिक्स होना चाहिए, और आखिर में जाकर कहीं एमए जर्नलिज्म की बारी आती थी। लेकिन डॉक्टर मुगीस ने इस तरीके से प्रोफेशनल्स को एंगेज किया, इन्वॉल्व किया कि जो एमए जर्नलिज्म था वो उस लिस्ट में ऊपर आ गया। नसीम साहब बिल्कुल ठीक बारे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे। उस वक्त इन्होंने पहले सिर्फ और सिर्फ ये होता था कि
50 के करीब स्टूडेंट हुआ करते थे जर्नलिज्म के, ठीक है, और वो मेरिट पे आते थे। जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के लिए कोई एक कोटा होता था तो 1 या 2, 3, 4 आते थे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जैसे जो आपने बात की, प्रोफेशनल लोग ऐसे जिनको थोड़ी सी तरबियत की लाइन की जरूरत थी, इन्होंने इवनिंग क्लासेस का आगाज करवाया जिसमें डीजे डेवलपमेंट जर्नलिज्म जी हाँ और मैथ कम्युनिकेशन का रेप्लिका FM रेडियो की बुनियाद रखी उन्होंने। मैं वही बताने जा रहा हूं मैं आपको आगे। फिर इन्होंने तदरीसी लेवल पर FM रेडियो की बुनियाद रखी, ना सिर्फ बुनियाद रखी, उसको बनाया। और जब ये थे उसकी 24 आवर नशरियात हमने खुद सुनी लेट तक। जी हाँ। और ये मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो था वो रात 8 बजे तक उसमें हमारे पर जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे जो दिन में जॉब करते थे, जिनको आफ्टरनून क्लासेस थी, वो पढ़ने आते थे और पता चलता था कि डिपार्टमेंट है। उधर टीवी की बुनियाद रखने जा रहे थे। वो टीवी उन्होंने टीवी की बुनियाद रख दी, उन्होंने टीवी का सेटअप पूरा बना दिया, स्टूडियो बना दिया। इतना विजन था उनका। उनके उस वक्त 2002 में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ रहा था, उस वक्त लोगों को नहीं मालूम था। यही लोग थे जो अखबार के लोग थे, जो अभी हमने बात की, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गए, जो बड़े बड़े नाम है इस वक्त। तो उनकी उस वक्त बुनियादी तरबियत मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में शुरू हो चुकी थी। अभी चैनल नहीं आ रहे थे। और बहुत सारे इस एंकर, जितने एंकर हैं, मेजॉरिटी बड़े एंकर, अच्छे नाम, वो वहीं से मुझे ये बड़ी सही बात है नसीम साहब कि उनके शागिर्दों की एक बड़ी तवील फहरिस्त है। अमूमी तौर पर हमारी पाकिस्तान की खासतौर पर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में एक मुशाहिदे की बात यह है कि जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अच्छा टीचर नहीं होता, और जो अच्छा टीचर होता है वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं रखता। लेकिन डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब इन दोनों ब्लेंड्स का एक ऐसा मिक्सचर थे कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और वो एक अच्छे उस्ताद भी थे। जनाब, एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर होने में तो आप, उनका तो कुछ तानी था ही नहीं। कोई मतलब आप इसमें दूसरी बात ही। आज एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से उसके बारे में आपको मैं बताता जाऊं, आप मेरी बात से तपास करेंगे। वो ये तो जो इस वक्त मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की सूरत हाल है, और जो उस वक्त 2002 जब अभी तरक्की इतनी नहीं हुई थी उस वक्त का, और आज में, और आप उसको फर्क देख सकते हैं। मुगीसुद्दीन शेख साहब की वजह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने अपने डिपार्टमेंट बनाए इस प्रोफेशन, इस जर्नलिज्म के हवाले से। उनको पता चला कि ये कोई प्रोफेशन है, ये कोई डिग्री है। अब आप देखें माशाल्लाह हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट बन रहा है, FM रेडियो की तरफ जा रहे हैं और टीवी चैनल की तरफ, ये सारी। लेकिन नसीम साहब, यहाँ पर अक्सर एक सवाल लोग किया करते हैं कि क्या पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में इतनी जॉब्स हैं जितनी हमारे यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रही हैं? देखें, जिस वक्त ये आगाज हुआ था उस वक्त जॉब इतनी ज्यादा थी क्योंकि आपकी सोच है। लेकिन हुआ ये कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी डिग्रियां शुरू हो गई, इवनिंग मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू हो गए, और पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा जो साइड पे जो यूनिवर्सिटीज हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी, गोदा यूनिवर्सिटी, हर जगह पे ये कुछ ज्यादा हो गए। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी चीजें हैं जो बात करेंगे बहुत आगे तक चली जाएगी, मौजूद से हम हट जाएंगे। मौजूद हमारा नहीं, नसीब साहब, बिल्कुल डॉक्टर मुगीस की शख्सियत पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर मुगीस के हवाले से अक्सर ये भी कहा जाता था कि वो पाकिस्तानियत का, मजहबी तालीमात का एक ऐसा खूबसूरत इम्तजाज थे कि ना सिर्फ वो अपने तलबा को तालीम देते थे बल्कि साथ साथ उनकी किरदार साजी भी करते थे। मुगीसुद्दीन शेख साहब, ये जो आपने बात की, ये जो किताब है वो बकायदा जैसे एक पौधा लगता है, उसको रोशनी किस तरह से जानी, उसकी नौ फलक, वो बकायदा तरबियत हर चीज। इवन के मैंने ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो आज मुगीसुद्दीन शेख साहब अगर उनकी तरबियत ना करते, उनकी जैसे आपने बताया इखलाकी तालीमी हर लिहाज से मुगीसुद्दीन शेख साहब हर बंदे से उसको हर बंदे को अलग अलग से उसको डील कर दिया करते थे। उनमें एक ये खूबी थी, और वो अप्रिशिएट करते थे। अगर किसी में कोई कमी है, किसी में कमी, उसको ये नहीं शर्मिंदा या वो बिल्कुल नहीं करते थे उसका की तरह। उसको वो देखते थे, क्लास में उसकी कमी देख लेते, उसको अलग से बुला के
अलग से बुला के उसकी वो कमी के बारे में बताते थे। आज मैं अगर कहीं पे किसी मुकाम में हूँ, मैं अगर कहीं पे कुछ कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारी मोटिवेशन जो है मुगीसुद्दीन शेख साहब की है। ठीक है, मेरे वालिद साहब पहले बहुत हुए, तो आज मुझे पता चला कि मेरा रूहानी बाप भी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है नसीम कुरैशी साहब। और डॉक्टर मुगीस की शख्सियत का एक और पहलू यकीनन आपके भी इल्म में होगा कि वो चेयरमैन हॉल काउंसिल रहे पंजाब यूनिवर्सिटी के, जिसमें उनके ज़ेरे तमाम हॉस्टल्स आते थे। और हमारे मुशाहिदे की बात है कि जो पाकिस्तान के अंदर आने वाले फॉरेन स्टूडेंट्स थे या डिजर्विंग इवनिंग के स्टूडेंट्स थे, हालांकि इवनिंग स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स नहीं मिला करता, या ऐसी लड़कियां जो अपने शहर से बाहर से आती थी, प्राइवेट हॉस्टल्स अफोर्ड नहीं करती थी, उनके मसाइल वो आउट ऑफ द वे जाकर भी ऐसे हल किया करते थे कि उनके चाहने वालों की एक बड़ी तादाद आज उनके लिए दुआए मगफरत कर रही है। नसीम साहब बिल्कुल ऐसे उन्होंने जो आप बात कर रहे हैं ना, इवनिंग स्टूडेंट के लिए जो प्रॉब्लम थी, स्पेशली इवनिंग में जो फीमेल्स दूसरे शहरों की लड़कियों के एडमिशन में हो जाते थे, करवाते थे, उनके वालिदैन से उनके लिए प्रॉब्लम होती हॉस्टल की, उसके लिए उन्होंने बकायदा एक प्लान, उसको जो चेयरमैन हाउस से एक प्लान बनाया था, जिसमें वो हॉस्टल उन्होंने नए बनवाने थे, प्राइवेट सेक्टर को बीच में इन्वॉल्व करना था। बड़ा जबरदस्त प्लान था वो अगर वो हो जाता तो आज इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के दीगर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी इनको दुआएं दे रहे होते। लेकिन वो प्लान उस वक्त इस अच्छों के नजर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम कुरैशी साहब, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब को। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है मोहतरम डॉक्टर जाहिद बिलाल साहब, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आज डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब हजारों पाकिस्तानी तलबा को, सहाफियों को उदास कर गए, क्या कहेंगे आप? जी बहुत ही अफसोसनाक जो खबर है सहाफत के से वाबस्ता लोगों के लिए और उनके शागिर्दों के लिए और जर्नलिज्म एकेडेमिया के लिए और असातिज़ा के लिए। डॉक्टर मुगीस जो हैं वो एक अहदसास शख्सियत थे। उन्होंने जर्नलिज्म एजुकेशन को पाकिस्तान के अंदर बहुत कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, और एक बहुत बड़े लेवल पर लोगों को मुतासर किया और उनकी जिंदगियां बदली और जर्नलिज्म के लिए उनको तैयार किया। तो बहुत बड़ी खिदमात हैं उनकी जो आज उनको उदास किए हुए हैं। हमें हमारे शागिर्दों को, वो हमारे असातिज़ा के भी उस्ताद थे और हर आंख अखबार है जिससे बात करें वो उदास है। और ये जो वाक़या हुआ है इनके उनका यहाँ से चले जाना, ये किसी तौर भी ऐसे दिल को कबूल नहीं हो पा रहा। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अचानक से ऐसे ही वबा ने हमसे छीन लिया उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि रिचर्ड निक्सन को मुस्ताफी होना पड़ा था सहाफियों की जानिब से पेश करदा वाटरगेट स्कैंडल के बाद। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से एडवर्ड स्नोडन की जानिब से हुकूमत के जो राज हैं वो अफशा किए गए, किस तरह से विकीलीक्स के जूलियन असांज ने जर्नलिज्म की एक नई शाख की बुनियाद रखी, और हमने देखा कि किस तरह से पनामा लीक्स ने पूरी दुनिया के अंदर थरथली मचाई। जो पाकिस्तान में जर्नलिज्म है उसके अंदर बहुत ज्यादा विजिबल और अनविजिबल सेंसरशिप है। तो ऐसे में एक उस्ताद के लिए, और खासतौर पर डॉक्टर मुगीस जैसे स्टेचर के उस्ताद के लिए, कितना आसान या कितना मुश्किल था कि अपने स्टूडेंट्स को रियलिटी के बारे में बताना और उस रियलिटी की बाउंड्रीज को डिफाइन करना? डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब जो हैं वो 2+2 वाले उस्ताद नहीं थे। वो जिस तरह बिल्कुल आपने बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल देकर जिस तरह से बात की है, वो क्लासरूम के अंदर जब आते थे तो क्लासरूम को एक बहुत ही दो तरफा अमल बना देते थे, और उसके अंदर एक जिंदगी जो है, एक लाइवलीनेस का एहसास होता था। और वो अपने तलबा को जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उन्होंने इस बात पर बहुत फोकस किया। उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर था। एडवर्ड सईद के साथ उन्होंने काम किया, यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा से उन्होंने पीएचडी की थी। फिर एडवर्ड सईद के साथ उनकी ओरिएंटलिज्म का जो तस्करा होता था, कवरिंग इस्लाम का तस्करा होता था, ईरानियन रेवोल्यूशन को किस तरह से वेस्टर्न मीडिया ने कवर किया, और वो जो बाइसेस होते थे उसके एग्जाम्पल्स जो हैं डॉक्टर साहब क्लासरूम के अंदर लेकर आते थे। और फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर एक तरफ होता था, और वो हमारे लोकल जो मशाहिर हैं
उनका भी तस्करा उनकी जुबान से सुनने वालों को यानी कि जो मिलता था। तो वो फिर ये है कि जो मॉडर्न और लोकल और इन चीजों को मिलाकर जब वो पेश करते थे तो वो एक समा जो तो है। डॉक्टर साहब क्या उनकी क्लास में इख्तलाफ की इजाजत होती थी? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने कभी, मैं बल्कि उनकी मौजूदगी में भी ये बात हुई तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ने कभी एक राइट और लेफ्ट की जो डिबेट रहती थी हमेशा, लेकिन डॉक्टर साहब एक जो है कभी भी किसी बुखार में मुब्तला मैंने उनको नहीं देखा। तो वो इक्वली इम्पोर्टेंट समझते थे तमाम नुक्ता हाय नजर को और उसकी कदर करते थे और ये कदर सिखाते भी थे और इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे क्लासरूम के अंदर। तो हम डॉक्टर साहब को अलाइन नहीं कर सकते थे क्लास के अंदर बाद दफा कि भी डॉक्टर साहब राइट को अलाइंड हैं या लेफ्ट को अलाइंड हैं। तो फैज साहब के भी तस्करे हो रहे होते थे, तो जैसे मैंने आपको तस्करा किया है, रानी रेवोल्यूशन की बात भी होती थी। तो वो सारी चीजों को जो है डॉक्टर साहब एक बड़ा क्रेडिट जो डॉक्टर मुगीस को दिया जाता है वो ये है कि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज के अंदर प्रोफेशनल सहाफियों को लेकर आए, वो इसार राना को लेकर आए कि किस तरह से तलबा को खबर बनानी सिखाई जाए, उन्हें प्रोफेशनल फील्ड के तकाजे सिखाए जाए। लेकिन जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद से हमने देखा कि ये डिपार्टमेंट उस तरह से अपने मयार को रिटेन नहीं कर सका। क्यों? हाँ, ये एक बड़ा अलमिया है, यानी कि जो बाज़ दफा हमारे यहाँ डर आता है और इससे हम जो है बचने की कोशिश में लगे रहते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ इस बात का फुकदान जो नजर आता है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि एक हौसला अफजा बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर साहब ने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। ठीक है, वो जहां से गुजरे, जिन रास्तों से गुजरे, जिस जगह पर बैठे, उन्होंने अपनी दुनिया आप पैदा कर दी और अपने जो तलबा हैं उनको इक्विप किया, तो उनको एम्पावर किया, उनको एक सोच दी। यही वजह है कि उनके तलबा जहां पर भी बैठे हैं वो जो हैं डायनामिक हैं, वो विजन वाले लोग हैं। आप उनको कभी भी जहां पर, जैसे सादाना साहब का तस्करा किया और बहुत सारे लोग हैं, जहां मोहम्मद जुनैद हैं, वो अजमल जामी हैं, यहाँ पर बहुत सारे नाम, ऐसे नाम जो हैं, तो ऐसे लोग जो उन्होंने जिनको एक विजन। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि खास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हम देखते हैं कि हीरो वर्शिप बहुत ज्यादा है, कल्ट वर्शिप बहुत ज्यादा है, अक्सर जो शख्सियात होती हैं वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमें हावी नजर आती हैं, अपनी जात में अंजुमन नजर आती हैं, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पर इंस्टीट्यूशंस पर्सनालिटी से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। आप समझते हैं कि इन दोनों चीजों में एक बैलेंस की जरूरत है जो अब तक बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम लोग हासिल नहीं कर सके? जी, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि शख्सियात बहुत अहम होती हैं, लेकिन ये है कि शख्सियात को हमने बहुत मेहनत करते देखा है, लेकिन ये जो एक इंस्टीट्यूशनल स्पिरिट होती है वो हमारे यहाँ लैक करती है। तो उसके लिए बहुत सारे अवामल हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर डिस्कशन होती भी रहती है और होनी भी चाहिए। लेकिन ये है कि थर्ड वर्ल्ड के अंदर ये बाकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बनाने की जो कोशिश भी की जाती है तो उसको, उसके एंटाई फोर्सेस जो हैं वो उसको तोड़ने के लिए हमा वक्त जो है वो काम करती रहती हैं और हमें ये जो चैलेंजेस हैं ये दरपेश रहते हैं। और ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि डॉक्टर मुगीसुद्दीन से वाबस्ता कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी अछूती याद जो आज भी आपके दिल में आती हो तो आपके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ जाती हो? हाँ, बहुत सारी, यानी कि वो ये है कि डॉक्टर साहब एक शेर, जॉन एलिया का शेर बहुत पढ़ते थे कि मैं भी अजीब शख्स हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो उनको वो उनकी किताब है सिसकती मुस्कुराती जिंदगी। तो जो हमारी एक उस्ताद हैं यहाँ शोभा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज में, डॉक्टर लुबना ज़हीर, उन्होंने किताब की तकरीब रुनमाई के मौके पर कहा कि डॉक्टर साहब आपकी जिंदगी तो हमने मुस्कुराते ही देखी है, तो ये सिसकती कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा कि बस मैंने जिंदगी में बड़े झमेले काटे हैं। तो ये झमेले हमने उनको देखा, जब जो आप थर्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं वो ऐसे ही मसाइल से डॉक्टर साहब बहुत मरतबा दो चार भी रहे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे यानी कि जो हैं वबाएं हैं, एक वबा तो उनकी जान ले गई, लेकिन एक बहुत सारी वबाएं हैं जिनसे वो लड़ते भी रहे जिंदगी भर।
तो वो इसी शेर में शायद उनकी जिंदगी का ये राज पिन्हा था। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के हेड्स ऐसे होते हैं जो ऊपर इंतजामिया की जानिब से, सिंडिकेट या वीसी की जानिब से आने वाला जो सियासी दबाव होता है उसे अपने तलबा तक ट्रांसलेट करते हैं, और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं जो तलबा के दरमियान और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के दरमियान एक ऐसी दीवार बन जाते हैं कि तलबा का तालीमी हर्ज ना हो। डॉक्टर मुगीस को कहां प्लेस करते हैं आप? जी, डॉक्टर साहब फेस करते थे चीजों को खुद, और वो नीचे बिल्कुल वो ट्रांसलेट नहीं होने देते थे चीजों को, और वो ओन करते थे। वो उनकी मौजूदगी में वो ओनरशिप लेते थे चीजों की, और ओनरशिप देते भी थे। तो ये है कि वो जो है वो कहते हैं कि फेस कर लेते थे चीजों को। तो हायर अथॉरिटीज के साथ जो भी उनके मामलात होते थे तो वहां पर वो एक साइलेंट ऑब्जर्वर नहीं रहते थे, अपना नुक्ता नजर बयान करते थे। एक दफा यानी कि जो है एक वाइस चांसलर साहब आए, वो नए वाइस चांसलर साहब आए थे, तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के साज़ के एक इजलास से बात हो रही थी, तो उन्होंने बहुत उनका रवैया जरा सहकमाना था। तो डॉक्टर मुगीस उस जगह पर रिपोर्टेडली कहा जाता है कि वहां पर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि ये दिस इज नॉट अ काकूल एकेडमी, ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटियों के अंदर जो बात करने का अंदाज, तरीकाकार वो मुख्तलिफ होता है। तो इस तरह से वो अपनी वजह के, अपने ढब के आदमी थे। आपका इशारा अरशद महमूद साहब की जानिब है, वाइस चांसलर जो रहे हैं पीयू के? बस आपसे एक इशारा था, मैंने बात कर दी है। ये डॉक्टर जाहिद ये बताइएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज जब अपग्रेड हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म के बाद जाहिर है आईसीएस के बहुत सारे नए चैलेंजेस थे, तो उसके कोर्स डिजाइन के अंदर विजिटिंग फैकल्टी को इन्वॉल्व करना, प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करना, कितनी बड़ी इनपुट थी उस कोर्स के अंदर, उस कोर्स को डिजाइन करने के अंदर डॉक्टर मुगीस की? जी, उनका हमेशा से जो यानी कि वो पहले से बाहर से अमेरिका से जब आयोवा से पढ़कर आए थे, तो उनकी ये कोशिश थी कि वो कोर्स को रिवैम्प करना चाहते थे और वो उसको डिजाइन करना चाहते थे ताकि वो तकाजे जो हैं जदीद दौर के वो पूरे हो सके। मुझे याद है जो गवर्नर खालिद मकबूल साहब को उन्होंने खुसूसी तौर पर इन्वाइट किया पंजाब यूनिवर्सिटी में, और पूरे पाकिस्तान में शोबा हाई सहाफत के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी इन्वाइट किया, और फिर उन्होंने 1-2 घंटे पर मुश्तमिल एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी उस वक्त। ये मैं 2004 की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके अंदर उन्होंने कंप्लीट जो हमारे पाकिस्तान में कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं और फिर इंटरनेशनली पढ़ाए जा रहे हैं, येल में, आयोवा में, कोलंबिया में, और उसका एक कंपैरिजन जो है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर अक्सर यूनिवर्सिटी के तलबा में और बाद में प्रोफेशनल फील्ड में आने के बाद भी लोगों के ज़हनों में एक बात आती है कि आप खुद माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप खुद माशाल्लाह पीएचडी हैं, डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब भी अपनी ज़ात में कंजुमन थे, पीएचडी थे। जब आपको अपने से कम पढ़े लिखे बाइख्तियार वजीर से या किसी और ओहदेदार से बात करनी पड़ती है तो आपके दिल में क्या कैफियत होती है कि अब मैं इसको किस तरह समझाऊं कि मैं जो कह रहा हूं ये बात टिक ही नहीं कर रहा, उस फ्रीक्वेंसी पर जा ही नहीं रहा? हाँ, तो डॉक्टर मुगीस कम्युनिकेशन के एक उस्ताद थे, तो कम्युनिकेशन में बात ही ये होती है जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो डॉक्टर मुगीस ने जब भी बात की तो हमें ये बात वो जागजी करने की कोशिश करते रहे कि कम्युनिकेशन जो है वो उसका एक नफ्सियाती लेवल भी है और एक उसका समाजी लेवल भी है और एक उसका डेमोग्राफिक लेवल भी है। तो वो यानी कि जो एजुकेशन का लेवल क्या है जिससे बात की जा रही है, उसकी जो है लोकेलिटी कौन सी है, उसकी वो अर्बन से है, वो रूरल से है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी अगर बात हो सकेगी तो वो। और ये बताइएगा डॉक्टर जाहिद बिलाल साहब कि जब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट होता है उसमें हर प्रोफेसर की, हर टीचर की अपनी एक सुपर ईगो होती है, उसका कमरा अब वो समझता है कि पूरी यूनिवर्सिटी का अहाता किए हुए है। ऐसे में एक डिपार्टमेंट हेड के लिए उन तमाम कॉन्फ्लिक्टिंग ईगोज को तलबा के लिए पॉजिटिवली ट्रांसलेट करना कितना आसान या कितना मुश्किल होता है? ये बहुत चैलेंजिंग होता है, और हर आने वाला, हर दस्तक देने वाला, हर नॉक करने वाला, हर गर्जमंद यही समझता है कि उसका ही जो काम है वो अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तो
तो इसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और लीडरशिप जो होती है इसी का नाम है कि वो इसको मैनेज कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब का कमरा भी यानी कि वो मरंजामरंज लोगों से यानी कि भरा होता था। फिर स्टूडेंट्स की आमदो रफ्त भी हमने देखा, तो वो बड़े ही अच्छे तरीके से इन चीजों को मैनेज कर देते थे। कभी गुस्से में भी आते थे, कभी रूठ भी जाते थे, कभी महन भी जाते थे, कभी तो उनको हमने बहुत सारे रंग उनके बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाहिद बिलाल साहब अपना कीमती इनपुट देने के लिए। नाज़रीन, कहा जाता है कि एक आलम की मौत एक आलम की मौत होती है, और डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख की शख्सियत पर यह बात पूरे तरीके से मुंतबिक होती है। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब की शख्सियत पर, उन्हें ट्रिब्यूट पेश करते हुए नसीम कुरैशी साहब का और डॉक्टर जाहिद का ये कहना था कि वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनसे तलबा की कई जनरेशन्स ने इस्तिफादा किया। और उनके एक बहुत ही फेवरेट तालिब इल्म इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद मुज्तबा साहब, असिस्टेंट कमिश्नर हैं इनलैंड रेवेन्यू के। अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब के साथ आपकी क्या यादें हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे? अवैध इकबाल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत मशकूर हूं मैं कि आपने मुझे डॉक्टर मुगीस के बारे में कुछ बात करने के लिए बुलाया। गुज़श्ता 2-3 दिनों से दिल 24 घंटे ही तकरीबन डॉक्टर मुगीस की तरफ ही लगा हुआ था, क्योंकि पता था जिस तरह पहले वो कोरोना का शिकार हुए, उसके बाद वो अस्पताल में चले गए थे, जब वेंटिलेटर पे गए तो बहुत ही दिल उदास हो गया। और वही हुआ कि सुबह खबर आ गई कि डॉक्टर मुगीस दारिग फानी से कूच कर गए, और अल्लाह उनको उनकी मगफिरत करे और उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। सुबह से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम आज चल रहे हैं जिसमें डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख की प्रोफेशनल जिंदगी को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन मैं कुछ अलहदा गुफ्तगू करूंगा और मैं उनकी वो पहलुओं को आपके सामने ला के रखूंगा जो शायद उनका बेटा मुझसे ज्यादा बयान कर सके, या उनका कोई बड़ा ही करीबी दोस्त। क्योंकि मैं डॉक्टर मुगीस का सिर्फ स्टूडेंट नहीं था, मैं पहले डॉक्टर मुगीस का स्टूडेंट बना, फिर मैं डॉक्टर मुगीस का कुलीग बना, मैं लेक्चरार था पंजाब यूनिवर्सिटी में और डॉक्टर मुगीस वहां पे डीन थे। और उसके बाद फिर ये रिश्ता हमारा चलता गया, हमने कई सफर इकट्ठे किए, और फिर डॉक्टर मुगीस कई दफा मुझे कहते होते थे कि अहमद तुम तो मेरे बिल्कुल अब दोस्त बन गए हो। इससे भी उनकी पर्सनैलिटी की वर्सटैलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी एज में कितना डिफरेंस था, लेकिन डॉक्टर मुगीस किस सतह पे आके, किस बंदे के साथ आके दोस्ती का इजहार करते थे। तो मैं डॉक्टर मुगीस के कुछ निजी पहलुओं पे आपसे कुछ जी प्लीज, हमारी खुशकिस्मती होगी जी प्लीज। सबसे पहले डॉक्टर मुगीस चूंकि उस्ताद थे तो वो अपने उस्तादों का बहुत एहतराम करते थे। हमें अच्छी तरह अंदाजा है 2009-10 में जब डॉक्टर मस्कीन अली हिजाजी फौत हुए। डॉक्टर मस्कीन अली हिजाजी के बारे में मैं आपको बताता जाऊं कि डॉक्टर मस्कीन अली हिजाजी डॉक्टर मुगीस के उस्ताद थे। तो डॉक्टर मस्कीन अली हिजाजी की वफात पे डॉक्टर मुगीस ने एक तारीखी जुमला बोला कि मैं आज यतीम हो गया। आज डॉक्टर मुगीस की वफात पे मैं ये बात बरमला कहूंगा कि खाली मैं नहीं, पूरी सहाफती बरादरी, पूरा मैथ फॉर्म के उस्ताद जो पाकिस्तान में है, जो अमेरिका में है, जो कनाडा में है, जो ऑस्लो में है, ये सारे यतीम हो गए। मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर मुगीस का जो खला है वो कभी भी पूरा हो सके, क्योंकि अब उस तरह के प्रैक्टिकल उस्ताद आपको नजर नहीं आते जो सहाफत के अंदर भी उसी तरह इन है और लोगों को भी आगे लेके आ रहे हैं। इसी तरह कहा जाता है अवैध साहब के उस्ताद जो है ये कौम का मामार होता है, कौमों को बनाता है। तो मुगीसुद्दीन शेख साहब की पर्सनैलिटी थी, उसने असल में हम सबको बनाया। अब आपको पता होगा नसीम कुरैशी साहब जो भी बता रहे थे कि उन्होंने डिपार्टमेंट को इंस्टीट्यूट में चेंज किया, बल्कि डॉक्टर नसीम कुरैशी साहब को भी प्रैक्टिकल जर्नलिज्म से वो पढ़ाई की तरफ लेके आए और उस्ताद बनाया। लेकिन मैं आपको अपना एक वाकया बयान करता हूँ यहाँ पे कि 2005 में या 6 में जब मैं मैथ कम्युनिकेशन में आया उस वक्त एंट्री टेस्ट होता था। वो एंट्री टेस्ट मैंने टॉप कर लिया, लेकिन मैं जुज़बुज़ का शिकार था कि मैं मैथ कम्युनिकेशन ज्वाइन करूं या मैं मेडिकल की फील्ड को कंटिन्यू करूं, क्योंकि उन्होंने भी बीएससी की हुई थी, उन्होंने मुझे समहाउ बुलाया, उन्होंने कहा नहीं यही तुम्हारी फील्ड है। और आज मैं ये समझता हूं कि वाकई में उन्होंने ठीक कहा। और मेरे अलावा कई ऐसे शागिर्द हैं उनके जो ये इतराफ करते हैं कि मुगीस साहब ने उनकी जिंदगियों को बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया। इसी तरह आपको याद होगा वैसा जलजला जो 2005 में मुजफ्फराबाद अक्टूबर 2005 में, उसमें यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर डॉक्टर मुगीस ने वहां के लोगों को जो मर रहे थे जीने की उम्मीद थी। जी हाँ बिल्कुल। इससे भी
आप को रिलेट कर सकते हैं कि वो कौमों को बना रहे थे, दिमाग में उनसे यही था कि मैंने लोगों को उठाना है। मुजफ्फराबाद से या कश्मीर से उन्हें कोई लेना देना नहीं था उस टाइम, उन्होंने कोई प्रोफेसर तो बन गए हुए थे, डायरेक्टरी भी मिल गई हुई थी, वो चाहते तो शायद वाइस चांसलर भी बन जाते, लेकिन वो इस रेस में उस तरह से नहीं पाते। इसी तरह वैसा अगर मैं देखा जाए, मैं उनके साथ काम करता रहा। 2012 के बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी बतौर लेक्चरर ज्वाइन की, तो मैंने उनको बड़ा ही मेहनती आदमी पाया। उनके अल्फाज से अहमद के ये जो 24 घंटे का दिन है ये मुझे छोटा लगता है, दिन 48 घंटे का होता तो काम करने का मजा आता। और वो सुबह आते 8-9 बजे, उनका मामूल था सुबह 8-9 बजे आ जाना, 3-4 बजे तक उधर रहना, घंटा नहर के उस पार उनका घर था, घंटा दोबारा घर में गुजार के दोबारा शाम को वापस आ जाना, और शाम तक फिर शाम की क्लासेस के अंदर मशगूल रहना। उसके बाद फिर हमारी रात की सोशल गैदरिंग होती थी, जब कभी सीएनए की मीटिंग हो रही है, कभी हम किसी जगह पे डिनर पे गए हुए हैं। मतलब डॉक्टर मुगीसुद्दीन की एक जो जिंदगी है वो हर वक्त हरकत में, हर वक्त बिल्कुल ठीक है। अहमद मुस्तफा, मुझे ये बताइएगा कि आपने उनको एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी देखा, आपने उन्हें एक उस्ताद के रूप में भी देखा, आपको कौन सा रूप ज्यादा अच्छा लगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख की अगर आप पर्सनैलिटी का एक मुझे आंसर पूछे ना कि वो आप किस में आप उसको पूजे में समेटेंगे, वो समंदर को, तो मैं कहूंगा डॉक्टर मुगीस एक इंतहाई पुरुमीद आदमी था। डॉक्टर मुगीस ने जिंदगी में जितने दुख देखे हैं, डॉक्टर नाज ने, डॉक्टर मुगीस ने, वो मैंने उनको बड़ा करीब से मैंने उसको मुशाहिदा किया। डॉक्टर मुगीस की शक्ल पे मैंने आज तक शिकन नहीं देखा, ना उम्मीदी नहीं देखी, मैंने मायूसी नहीं देखी। मैं आपको इधर एक वाकया सुनाता हूँ अगर आप मुझे इजाजत दें। जी। डॉक्टर मुगीस पंजाब यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गए। डॉक्टर मुगीस ने को बहुत सारी यूनिवर्सिटी से, दुनिया बैन अवी यूनिवर्सिटियों से काम करने की सिफारिशात थी, उनको बहुत ज्यादा ऑफर्स थी, लेकिन उन्होंने दुबई में एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने का फैसला किया। मैं ही उनको उनके घर से टेक सोसाइटी से उनके साथ एयरपोर्ट पे छोड़ने गया। तो आप यकीन करें कि बंदा रिटायर 60 साल का होता है, लेकिन उस दिन मैंने डॉक्टर मुगीस को 25 साल का पाया। वो उसी तरह से तरोताजा थे, वो उसी तरह से ऐसे लग रहा था जैसे एक बच्चे को नई नौकरी मिली हो और उसने कोई मार का सर अंजाम देने जाना हो। उनकी शक्ल पे उस तरह की तमकिनत थी, उनकी शक्ल पे उस तरह की, उनकी आंखों में उस तरह की चमक थी। तो मैं ये नहीं भूल सकता कि उनकी शख्सियत हमेशा एक उम्मीद का दर्द देती है हमें, ये हालात कैसे भी। और उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज है उसमें भी उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी और मैस कॉम के जो डिपार्टमेंट्स है पूरे इस्टेब्लिश किए। जी अवैध भाई, मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि मैं उनकी प्रोफेशनल से ज्यादा ना निजी जिंदगी के बारे में बात करूंगा, इसलिए मैंने वो पहलुओं पे आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ जो शायद मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मुझसे ज्यादा शायद उनका बेटा। बिल्कुल अहमद साहब, और ये सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा बनता जा रहा है इसीलिए। और मैं आपको और बताता हूँ, मैंने डॉक्टर मुगीस के साथ इस्लामाबाद और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में हमने सफर किए बाईवास के हवाले से, ACC की मीटिंग्स के हवाले से। मैं जब हम सफर में होते थे तो मैंने उनको बड़ा गरीब परवर पाया। अभी भी मैं उन लोगों के नाम नहीं लूंगा, कई ऐसे नामवर असातिज़ा इकराम हैं हमारे मैथ कम्युनिकेशन के जिनके अगर पीछे से मुगीस साहब का हाथ ना होता या हटा दिया जाता तो शायद वो अभी किसी चक में या किसी गांव में गुमनाम जिंदगी बसर कर रहे होते। जो डॉक्टर मुगीस था, जिन्होंने टैलेंट को देखा, जिसने पैसा नहीं देखा, जिसने सिर्फ टैलेंट देखा, जिसने सिर्फ ये देखा कि ये बंदा अगर मैं इसको हल्का सा तराशूं तो ये बड़ा अच्छा हीरा बन सकता है, उसने उस क्रूड चीज को तराशा और आज बहुत बड़े लोग बन चुके हैं। और आपको वो मुख्तलिफ जगहों पे एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एज एसोसिएट प्रोफेसर आपको इवन प्रोफेसर नजर आ रहे होंगे। लेकिन अगर मुगीस साहब उन पे अपना शफकत का हाथ ना रखते तो शायद वो ये मुकाम हासिल। अच्छा अहमद मुस्तफा, चूंकि आप उनकी निजी पहलुओं की जानिब गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके लहजे में जो मोहब्बत है, आपके लहजे में जो वारिफ्तगी है वो यकीनन सुनने वालों को मुझे भी मुतासर कर रही है, तो अगर तालीमी मामलात से या यूनिवर्सिटी के मामलात से हट कर बात की जाए तो उनकी दिलचस्पियों का महवर क्या था? क्या उन्हें मौसीकी सुनना पसंद था? क्या उन्हें खेलों से दिलचस्पी थी? क्या शेर व शायरी से शगफ रखते थे वो? देखिए आपको मैं पहले भी जिस तरह आपको वाकया भी बता रहा हूँ, तो आपने पूछा तो मैं एक और वाकया मेरे जेहन में आ गया कि डॉक्टर मुगीस ये कहते थे कि उनका बेटा है अली ताहिर मुगीस। अली ताहिर कहता है कि मैंने अपनी शादी पे महफिल गजल रखवानी है, तो डॉक्टर मुगीस ने आगे से कहा, मैंने फौरन कह दिया बिल्कुल ठीक है मैं ये करूंगा। तो डॉक्टर मुगीस का असल जो शुगल था वो तो अगर वो खुद भी
बारहा कहते थे कि अगर मैं उस्ताद ना होता तो मैं वकील होता, अगर मैं वकील के ना होता तो मैं क्रिकेटर होता। उनका क्रिकेट से बहुत शुगम था, वो हमेशा क्रिकेट खेलने को और क्रिकेट के मैचेस में बहुत वालहाना उनका जज्बा देखने में आता था। अगर कोई मैच होता था तो उसको बड़ा जज्बाती अंदाज से देख रहे होते थे, और अगर कोई हारता था तो उनको बकायदा इस चीज का अफसोस होता था। मैं आपको बताता चलूं कि 2011 के T20 में शायद हम फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंचे थे, जब शायद 2011 तो हमने वो, मैं उस वक्त लेक्चरार था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो हमने वो अपने कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर उसकी लाइव स्क्रीनिंग 30 मार्च 2011। जी आपका माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा है। तो मैं ये बताता चलूं कि वो डॉक्टर मुगीस से स्क्रीनिंग करवाई थी, तो इससे आप उनका जो आप उनका मशागिल पूछ रहे थे, तो उनका मसला जो सबसे ज्यादा जो अपील करती थी चीज वो क्रिकेट। अच्छा, आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, शायद मेरे पास वक्त ज्यादा होता। क्या यूनिवर्सिटी मामलात में कमेटी में जब चीजें डिस्कस होती थी तो वो अपने से कॉन्फ्लिक्टिंग राय को एहतराम देते थे, अकोमोडेट करते थे? अहमद साहब देखिए, अब इस पे आपने फिर मुझे थोड़ा सा टाइम देना जी, क्योंकि आपने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख की अगर आपने उनका एकेडमिक रिकॉर्ड देखें तो कोई भी उनके आसपास नहीं था। तो डॉक्टर मुगीस का एक थोड़ा सा स्टाइल अथॉरिटेटिव तो था, वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि वो एक नहायत काबिल आदमी थे और बाकी उन तक उनके आसपास नहीं पहुंचते थे। लेकिन जब कोई चीज वो डिसाइड करते थे तो वो लोगों से राय लेते थे और राय को अहमियत देते थे, और जो मेजॉरिटी बात करती थी उसी को लागू करते थे। लेकिन क्योंकि मुगीस साहब अवेलेबल लॉट में सबसे ज्यादा ज़हीन थे और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे और अमेरिका से PhD करके आए थे, इसलिए यूनिवर्सिटी मामलात में सूझबूझ के एतबार से उनको ज्यादा पता था। इसलिए लोगों को ये इंप्रेशन जाता था कि मुगीस साहब शायद अथॉरिटेटिव है, वो अथॉरिटेटिव। और उनके जाने के बाद, उनकी रिटायरमेंट के बाद, क्या डिपार्टमेंट का मयार PU का नीचे आया है आपके ख्याल में? देखें, जिस दिन डॉक्टर नाज को डायरेक्टरी से हटाया गया, उस वक्त भी मैं वहां पे बतौर विजिटिंग लेक्चरर जा रहा था, मैंने छोड़ दिया वहां से, क्योंकि उसके बाद तो बिल्कुल आवा ही बदल गया। आपका मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या सूरत हाल चलती है, लेकिन ये जो दो नाम मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हटे हैं, आप इसके बाद आप मुझे खुद बता दें कोई एक नाम जो हम उनके काश अहमद मुस्तफा साहब मेरे पास ज्यादा वक्त होता, हम आपसे ज्यादा उनकी बातें सुन पाते। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आज डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब की जिंदगी के उन पहलुओं पर भी अहमद मुस्तफा ने रोशनी डाली जब आप गूगल पर क्लिक करते हैं या किसी से अमूमी तौर पर जानने की कोशिश करते हैं तो वो आपको सुनने में नहीं मिलते। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। आलमी वबा कोविड-19 कोरोना वायरस से दुनिया खौफजदा है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब की शख्सियत पर। मेरे साथ एक इस वक्त इंतहाई मोअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर ज़िक्रिया ज़ाकिर साहब, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आपने एक तवील अरसा पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, आपने डॉक्टर मुगीस को बहुत करीब से देखा, उनके हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना पसंद करेंगे सर आप? जी, थैंक यू वेरी मच जी। वाकईतन डॉक्टर साहब की रहलत बहुत सदमे वाली बात है। मेरा मुगीस साहब के साथ 3 दहाइयों पे मुश्तमिल रिलेशनशिप है। जब मैं लेक्चरर था तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे, और उसके बाद तकरीबन 10 साल हम इकट्ठे एक ही फैकल्टी में प्रोफेसर रहे। जबरदस्त। तो इसके अलावा कुछ साल ये मुझसे सीनियर थे तो ये डीन बन गए। तो हम फैकल्टी में सिर्फ 2 ही फुल प्रोफेसर थे। तो एज ए डीन, एज ए प्रोफेसर कुलीग और एज ए यूनिवर्सिटी टीचर मेरा उनके साथ, जैसे मैंने अर्ज किया, 3 दहाइयों का रिलेशनशिप है। डॉक्टर साहब बड़े कर्टियस आदमी थे। कभी भी मैंने अगर कोई काम होता तो मैं डॉक्टर साहब के ऑफिस में जाता, गपशप पे मूड में, तो फौरन कहते कि अगर गप के लिए आए हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई काम है तो किसी पीएन को भेज देना था, मैं डॉक्यूमेंट साइन कर देता। यानी इंतहाई ज्यादा कर्टियस और दोस्त, जैसे कहते हैं ना, यारा दे यार। इसके अलावा जो उनकी बहुत अहम बात है, वो एकेडमिकली बड़े साउंड थे। माशाल्लाह अमेरिका से PhD थे, और जब वो गुफ्तगू करते थे तो बड़ी लूसिड गुफ्तगू करते थे, लेकिन बड़ी मजबूत गुफ्तगू करते थे। मैंने उनके बहुत से सेमिनार अटेंड किए,
एक दो पेपर्स में उनका मैंने इनपुट ली, तो मैंने उनको इंतहाई कॉम्पिटेंट एक प्रोफेसर और मैथ कॉम का प्रोफेशनल पाया। एनीवे डॉक्टर साहब की पर्सनालिटी की बहुत सी डायमेंशन है। अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिलें आसान करे। एक इंतहाई शानदार प्रोफेसर। अच्छा प्रोफेसर ज़िक्रिया साहब, आप खुद माशाल्लाह से वाइस चांसलर हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे असातिज़ा आपके मातहत हैं, आप को यकीनन वो चाहते होंगे कि आपकी गुड बुक्स पे भी रहे। जब एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है तो उसे कॉन्फ्लिक्टिक लोगों की टीम को मैनेज इस तरह से करना होता है कि उसके स्टूडेंट्स सफर ना करें, किस तरह मैनेज करते हैं ये डॉक्टर साहब देखें, ये मैथ काम, टू बी वेरी फ्रैंक, मैथ काम एक डिफिकल्ट डिपार्टमेंट है। मैं खुद 8 साल मैथ काम डिपार्टमेंट का जी हाँ, अक्सर लोग तो इस डिपार्टमेंट को लेफ्ट और राइट का मैदान जंग समझते रहे। जी बिल्कुल, मैदान जंग तो चलो इख्तलाफ राय, लेकिन यहाँ ज्यादा मैं इसे कहूँगा हाईलाइटेड। जी हाँ बिल्कुल इख्तलाफ राय, क्योंकि मेरी मैथ काम के साथ बड़ी एसोसिएशन है, एज ए डीन भी मैं 2012 से 2019 तक रहा हूँ। डॉक्टर साहब में ये स्किल मौजूद था। डॉक्टर मुगीज साहब का एक बात थी कि डॉक्टर साहब टेम्पर लूज नहीं करते थे, नंबर एक बात। और दूसरी बात ये है कि गुस्से में भी वो अपने आप को सर्टेन लेवल तक कंट्रोल रखते थे। वो एक पंजाबी का लफ्ज है ना, वो किसी से मुंह नहीं सन पहनते, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर उनको इख्तलाफ हो गया किसी बात पे तो वो खामोश रहते थे या अपनी राय को मजबूत लफ्ज़ों। बिल्कुल, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। काश प्रोफेसर साहब मेरे पास वक्त ज्यादा होता। एक आखिरी सवाल, डॉक्टर मुगीस के जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो ब्रीथिंग स्पेस थी, जो एक सांस लेने की, सोचने की आजादी थी, वो मजीद कम हो गई है। ये आजादी क्यों दिन ब दिन कम होती जा रही है? दायरा क्यों दिन ब दिन श्रिंक होता जा रहा है फैलने की जगह? बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारी एकेडमिक फ्रीडम एट सेट है। असल बात यह है, देखें डॉक्टर मुगीस जैसे लोग बड़े आउटस्पोकन लोग थे, कॉम्पिटेंट। देखें जो बहादुरी है ना, एक्सप्रेशन है, वो आपकी कॉम्पिटेंस से आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो पेशा वाराना सलाहियत है उससे आता है। अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं है तो आप बहादुरी से बात कर ही नहीं सकते। तो डॉक्टर साहब जैसे मैंने पहले अर्ज किया, एक कॉम्पिटेंट एकेडमिशियन थे, एक अच्छे मीडिया प्रोफेशनल थे, और अपने पेशे के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी साइंस के साथ वो संजीदा थे, काम करते थे, मेहनती थे। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ज़िक्रिया ज़ाकिर आपका। नाज़रीन, डॉक्टर मुगीस के बारे में आसानी से कहा जा सकता है आज के प्रोग्राम के बाद कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, वो एक शख्स सारे शहर को वीरा कर गया। प्रोग्राम को देखने का शुक्रिया।